नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज दिन के इस पहले वीडियो में हमारे साथ एक यशस्वी पैनल है। हमारे साथ पुष्कर अवस्थी जी हैं, बाबा रामदास जी हैं और आप सबके चहेते व्यालोक जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन हम इतने सारे लोग सुबह-सुबह के पहले वीडियो पे इकट्ठा क्यों हो गए हैं? कोई बात नहीं, सीधे मुद्दे पे आते हैं और आपको एक बहुत छोटी-सी क्लिप, वीडियो क्लिप वो सुनाते हैं दर्शकों। जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही छोटी है। We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. सुना आपने? ये यशस्वी लीडर ऑफ अपोजिशन स्वनामधन्य राहुल गांधी हैं और इन्होंने कहा कि हम आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। ये उनका राजनीतिक अधिकार है, उनको लड़ना ही चाहिए। वो लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते उन्होंने इतनी प्रगति कर ली है कि पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा? तीसरा वो किससे लड़ रहा है? वो इंडियन स्टेट से लड़ रहा है, वो भारत राष्ट्र से लड़ रहा है, वो भारत से लड़ रहा है। बाबा रामदास जी, सर, नया दुश्मन चुन लिया राहुल गांधी ने, या पहली बार कह दिया, अपने दुश्मन का नाम बता दिया, या अब खुल के खेल रहे हैं राहुल गांधी? कैसे देखेंगे आप? सर, जब मैंने ये बयान सुना, मुझे याद है पुष्कर दादा ने ये अपने हम लोगों का जो ग्रुप है उसमें पोस्ट किया था, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैं आजकल मुझे जब भी सोशल मीडिया पे कुछ भी मिलता है तो मैं सबसे पहले तो ये एसर्टेन करता हूं कि इज इट रियल, इसमें कोई किसी किस्म की छेड़छाड़ तो नहीं है, कोई जैसा आजकल होता है मॉर्फ वीडियो तो नहीं है, या एआई तो नहीं है। कई बार तो ये भी आजकल तो ये चेक करना पड़ रहा है कि एनिमेशन तो नहीं है, कोई वीडियो गेम तो नहीं है। आजकल तो ये भी होता है। खैर, मैंने कहा नहीं यार, ये तो रियल है। फिर जब मेरे ये डाउट क्लियर हो गया, फिर मैंने दूसरा डाउट, मैंने कहा कहीं स्लिप ऑफ टंग तो नहीं है। कई बार आदमी को पता ही नहीं होता कि इंडियन स्टेट का क्या मतलब है। वैसे आपको बताऊं, ये जो स्टेट वर्ड है, बहुत सारे लोग तो जो है वो तो इसको राज्य ही समझ लेते होंगे कि जैसे पंजाब राज्य। पर जो लोग बचपन में भी जिन्होंने ध्यान से सिविक्स पढ़ी होगी या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, they very well understand the word of state. तो मुझे लगा, मैंने कहा यार नहीं, इतना नाइव तो है नहीं राहुल गांधी कि इसको इंडियन स्टेट का मतलब ही ना मालूम हो और वो इतना बड़ा बयान दे रहा है, वो भी एक मतलब बहुत विशिष्ट ऑडियंस के सामने, और जबकि उसके साथ मंच पे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड बैठी हो और ऐसा आदमी। अच्छा, फिर मुझे आज तो ये भी डाउट हो रहा है कि क्या इसका ऐसा महत्वपूर्ण मौके पर दिए गए भाषण ये एक्सटेम्पोर बोलता होगा, या उसको कोई लिख के देता होगा। लिख के नहीं भी देता होगा तो फीड तो किया जाता है इसको। ये जो उल्टे सीधे बयान जितने भी आते हैं उसको फीडिंग कर देते हैं, पर वो भूल जाता है बीच में, या सुपरफिशियल ऐसे फीडिंग करते होंगे। तो मैंने कहा लिखा हुआ बयान पढ़ रहा था, क्या था, किसी ने पॉइंट्स बना, पर नहीं सर। तो बाद में मैंने जब बहुत सोच समझ के विचार किया तो मुझे लगा कि नो 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 नो, ये तो बहुत सोचा समझा बयान दिया गया है, और इसको जो फीड किया गया है वो विदेश से किया गया है। और ये जो सर लंबी लंबी छुट्टियां लेके जब बाहर जाता है, और हम मूर्ख लोग, हम लकड़ पग्गे इसका मजाक उड़ाते हैं कि वो तो वहां थाईलैंड में जाके मसाज करवा रहा है या अय्याशी कर रहा है। नहीं है सर, ये अपने आकाओं से वहां बैठ के बाकायदा पढ़ रहा होता है, ट्यूशन ले रहा होता है। और जो बहुत बड़ी प्लानिंग, जो डीप स्टेट की जो बड़ी प्लानिंग चल रही है भारत पर आधिपत्य जमाने की, और सर ये जो डीप स्टेट जैसी प्लानिंग्स हैं, पुष्कर दादा इस पे बहुत अच्छी तरह इलैबोरेट करेंगे, ये शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं होते।
ये ऐसे प्लान्स हैं जो कि 10, 20, 30 साल में जाके अचीव होते हैं। इसलिए ये कहना कि नहीं ये साल 2 साल 5 साल में तो वैसा कुछ हुआ नहीं सर, ये बहुत लंबा प्लान होगा। और मैं एक बात बताऊं आपको, कोई विदेशी ताकत किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, अब तक तो हमने ये सुना करते थे कि फंडिंग जुटाती है, सिर्फ नहीं, बाकायदा वोट बैंक तक जुटाती है, वोट जुटा के देती है। ये मैं प्रत्यक्ष देख चुका हूं आम आदमी पार्टी के केस में पंजाब में, कि पंजाब में जिस पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था उसको टोकरा झउआ भर के वोट दे दिया विदेश में बैठी हुई ताकतों ने पंजाब में। तो सर विदेशी ताकतों ने इसको एश्योर किया है, डीप स्टेट ने इसको एश्योर किया है कि तुम चिंता मत करो, वोट बैंक की तो चिंता तुम करो मत ना, फंडिंग की चिंता करो, वो सब हम तुम्हें देते रहेंगे, और वोट बैंक की भी चिंता मत करो, तुम बोलो जो हम बोल रहे हैं वो तुम बोलो। तो सर इसने उन ताकतों के कहने पे सीधे सीधे युद्ध का ऐलान है। सुनिए, मैं आई एम नॉट, मैं कोई गफलत में नहीं बोल रहा हूं, ये भारत के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस हाईकमांड द्वारा युद्ध का ऐलान है। और ये कहते हैं ना कि सरसंघ चालक ने ऐसा बयान दिया कि स्वतंत्रता तो अब मिली है राम मंदिर के बनने के बाद और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, स्वतंत्रता नकली है, स्वतंत्रता नहीं मिली, अब मिली, अभी तक नहीं मिली, ऐसा लोग हमेशा बयान देते आए हैं, सभी लोग देते हैं। असल में युद्ध, भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है राहुल गांधी ने, कायदन देशद्रोह, ट्रीजन का मुकदमा चला के तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये भारत के खिलाफ कांग्रेस का युद्ध का ऐलान है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात है, भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है भारत की संसद के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी का सर्वे सर्वा जो आदमी है। पुष्कर दा, अब मैं सीधे आपके पास आता हूं। सर, इस समय कोई देश में चुनाव तो चल नहीं रहा, दिल्ली का एक चुनाव आने वाला है, वहां राहुल गांधी इंडिपेंडेंट उनकी पार्टी लड़ रही है और उसी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सामने खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है जिसको उसने खुद पैदा किया। बहुत सारे लोग ये कह सकते थे कि साहब ये लूज टॉकिंग बाबा जी ने कह दिया, बिल्कुल नहीं, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, सोच समझ के बोला है, इलेक्शन के पर्पज से नहीं बोला है, लहर लूटने के लिए नहीं बोला है, वो कोई चुनावी मंच नहीं था जहां से उसने ऐसा बोला है। बाबा जी ने जो बात कही कि एक लॉन्ग टर्म एजेंडे पर भारत से लड़ने वाले भारत के दुश्मन जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है राहुल गांधी, क्या उसने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक नई प्लानिंग पे काम किया और करना शुरू कर चुके हैं? बाकी डीप स्टेट एक टर्मिनोलॉजी हो सकती है, मैं भारत के दुश्मन कहना ज्यादा पसंद करता हूं। सर देखिए, जो बाबा जी ने बात कही है उससे मैं 100% एग्री करता हूं। राहुल गांधी ने जो भी बयान दिया है बड़ी गंभीरता से वो बयान दिया है, वो ताली बटोरने के लिए बयान नहीं है, वो एक विशिष्ट समारोह में एक विशिष्ट मौके पर दिया गया बयान है। आप यदि उसकी भाव भूमिका पर आप देखें तो उसके पास जो है वो टेलीप्रेटर जरूर होगा, वो जो है बिल्कुल तैयारी करके आया था, किन किन शब्दों का प्रयोग करना है उसको मालूम था। राहुल गांधी हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं है कि उनसे ये उम्मीद की जाए कि उनको स्टेट का मतलब नहीं है, या इतने बड़ा कम आईक्यू भी नहीं है, उनको यही कहना था। देखिए, एक चीज तो पैटर्न बहुत स्पष्ट रूप से भारत की जनता के सामने आ गया है, और वो पैटर्न ये है कि जब जब राहुल गांधी बाहर से अपना जो है एक ब्रेक लेके लौटते हैं, तब उनकी भाषा और आगे क्या करना है उनकी प्लानिंग रहती है, और जो उनके भाषणों से उनकी हरकतों से सामने दिखने लगती है। इस बार की प्लानिंग जो है, जैसे आप चाहे उसको भारत का दुश्मन कहिए, मैं उसको डीप स्टेट ही कहूंगा। ये जो डीप स्टेट ने इस बार जो तैयार किया है
वो ये तैयार किया कि देखो ऐसा, और जिसको कि स्वयं राहुल गांधी भी स्वीकार कर चुके हैं, ये 2029 के चुनाव की तैयारी नहीं है। और ये भी स्वीकार कर चुके हैं कि जब तक लोग मोदी, शाह, योगी और इस तरह के बीजेपी का जो कलेवर है, उसके तहत भारत की जनता से वोट मांग के वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो इसके अलावा अब इसके पास उनके एजेंडा क्या है? एजेंडा डीप स्टेट के पास यह है कि जो ये है, इसको इसकी नियति ये अपने में स्वीकार कर चुका है। स्वीकार इस तरह से किया है कि वो वो होते ना कि जो प्रिविलेज क्लास का है, जिसका कि भारत पे सत्ता करना उसके खानदान का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको मानते हुए वो आगे बढ़ रहा है। केवल ये जनमानस में इंडियन स्टेट के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध युद्ध, ये मानसिकता जो है साइकोलॉजिकल रूप से वहां तक पहुंचाई जा रही है, जो कि इसको वोट देते हैं। कौन वोट देता है इस वक्त? जो है राहुल गांधी मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, इसके साथ ईसाई, और तीसरा स्वयं हिंदुओं का एक वर्ग। क्या उसको ये मालूम है कि मैं जहां ये बात कह रहा हूं वहां पर कांग्रेस का कोई भी आदमी उसका विरोध नहीं करेगा, और यदि कोई इसका विरोध करेगा तो वो उसको डिफेंड करेंगे। उसके पास एक श्योरिटी है। तो एक नायाब तरीका उसके पास वोट बैंक का है, मुसलमान, ईसाई और स्वयं हिंदुओं को। तो हिंदुओं में ऐसा वर्ग कालांतर में भी रहा है। तो ये करते करते जो एक साइकी तैयार कर रहा है, साइकोलॉजी तैयार कर रहा है कि भारत तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि यही एक शख्स है जिसने कहा था कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, इसने कहा था कि राज्य, इसको जो है अमेरिका के फेडरेशन से तुलना की थी। तो मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि ये जो है भारत में जो आग, जो बराबर बोलता था, ये जो पिछली बार डायलॉग उसका 2024 के चुनाव में खूब चला था कि मैं मिट्टी तिलक करस्तर लिए घूम रहा हूं माचिस के जरिए। अब साहब ऐसी बात नहीं है। अब इसने हाथ में पेट्रोल बम पकड़ लिया है और ये जनता में कर रहा है। ये इसका प्रयोग कर रहा है दिल्ली में। देखिएगा, दिल्ली में डीप स्टेट का दूसरा जो एक्स चहेता था केजरीवाल, वहां पर यह आया है। इससे पहले कांग्रेस ने जो पिछले 2 चुनाव में अपना वोट बैंक लूज किया है बीजेपी को रोकने के लिए। इस बार ये स्वयं आया है। उसको जीत से मतलब नहीं है, बता दूं आपको। वो जीतने नहीं आया दिल्ली, ना कांग्रेस सरकार बनने वाली है। वो ये दिखाने आ रहा है कि मुसलमान वोट जो है, ये टेस्ट करने भी आ रहा है कि क्या मुसलमान वोट बैंक राहुल गांधी को नेता मानते हुए, जहां पर वो जीतने में पोजीशन में नहीं है, वहां भी उसके साथ खड़ा होगा। और यदि मुसलमान वोट बैंक एक सब्सटेंशियल दिल्ली में उसको मिलता है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ फॉर दोज रिलीजन्स जो हिंदुत्व के नहीं है या सनातन से जुड़े नहीं है, उनका वो अनडिस्प्यूटेड बनेगा। और वो है डीप स्टेट की कुंजी। भारत को यदि कोई तोड़ सकता है, भारत को कोई जला सकता है, तो वो यही जला सकता है। और दूसरा, जिस तरीके से हम लोगों को देखा है, आप सबने भी, कि जिस तरीके से वामपंथियों ने नक्सलवाद को जो है मेन स्ट्रीम किया, उसको बोलचाल की भाषा में आपको नक्सलवाद में कहीं पे भारत तोड़ने की बात ही लोगों को नहीं दिखाई देती थी। हम और आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जनमानस की बात कर रहा हूं। वही तरीके से ये जो है इंडियन स्टेट के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, ये साइकोलॉजी वो योद्धा तैयार कर रहा है और ये इसमें भी उसको नहीं रोका गया। तो मैं स्पष्ट मानता हूं कि ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये चिंगारी जो है छोटी नहीं है। इसका जो है, क्योंकि इसका हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसकी प्रतिक्रिया हिंदू समाज से निकलेगी, हमारे और आपसे निकलेगी। तो तब संभालना ज्यादा मुश्किल काम है। तो मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि राहुल गांधी इज एनिमी नंबर 1 ऑफ इंडिया। भारत का द्रोही है, भारत हंता है और उसका जो है सपना भारत को तोड़ना है, भारत को जोड़ का प्रधानमंत्री नहीं बनना है, क्योंकि उसकी तो अम्मा अरबों खरबों खा निकल गए। बेसिकली वो ईसाई है, इटालियन है,
और वो जो है भारतीय है ही नहीं, इसीलिए करने में उसे कुछ संकोच रहे। जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं समाधान पर भी आऊंगा, जिस समाधान की तरफ आपने इशारा किया है, मैं डिबेट के आखिरी चरण में उस पर भी आऊंगा। व्यालोक जी, आग लगाने वाला आग लगाने निकलता है, उसको ज्वलनशील और सबसे पहले और आसानी से आग पकड़ लेने वाला उपक्रम चाहिए होता है। पुष्कर जी ने जिस तरफ इशारा किया है कि वो एड्रेस किसको कर रहा है, भारत के खिलाफ कौन लड़ना चाहेगा? भारत के खिलाफ एक मजहब विशेष जो उम्मा की बात करता है, जो वंदे मातरम नहीं कहता है, जो भारत माता की जय नहीं बोलता है साफ तौर पर। तो एक वो ज्वलनशील पदार्थ उसको मिल रहा है, राहुल गांधी उनको एड्रेस कर रहा है। साथ में और कौन कौन उसमें ऐड हो सकते हैं वो पुष्कर जी ने बता दिया। ईसाइयत पर उन्होंने बात कह दी। सवाल ये उठता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने ही कहा था कि कोई चुनाव नहीं चल रहा है, लेकिन पुष्कर जी ने एक बहुत सही एंगल रखा कि क्या ये एक टेस्ट कर रहा है, एक सैंपल साइज है दिल्ली का विधानसभा चुनाव और राहुल गांधी ये मैसेजिंग कर रहा है, और क्या वो कॉन्फिडेंट है कि मुसलमान वो ज्वलनशील पदार्थ है जो सबसे पहले भड़क लेगा, उसके बाद ईसाई आ जाएगा। और जिस तरह पुष्कर जी ने और थर्ड एलिमेंट की तरफ इशारा किया, ढाई मोर्चे वाली बात, कि हम भी तो उसमें से शामिल हैं, हम यानी हमारे हिंदू वर्ग में से भी। क्या राहुल गांधी अब स्पष्ट रूप से भारत के खिलाफ लड़ाई की तैयारी शुरू कर चुका है और उसने अपने अस्त्र शस्त्र पहचान लिए हैं? दिल्ली चुनाव एक सैंपल है जिसके एन पहले उसने ये बात कही है। राहुल गांधी को विषधर राहुल मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, और राहुल ने आज से तैयारी नहीं शुरू की है, वो लंबे समय से वो भारत के खिलाफ ही है और भारत के टुकड़े टुकड़े करने की, क्योंकि पूरी कांग्रेस का जिस तरह से मार्क्सवादीकरण हुआ है, पहले भी ये दोनों हम बिस्तर थे, कांग्रेस और मार्क्सवादी विचारधारा, लेकिन अब इन दोनों में कौन कौन है ये पता नहीं है। और आप देखिए कि राहुल की जो कोटरी है, वो पूरा जो जेएनयू के छात्रों ने, पूर्व छात्रों ने जिस तरह से उसको घेरा है, तो अब इस तरह की बातें उसके मुंह से आएंगी और ज्यादा मात्रा में आएंगी। इसको दो तीन आयामों से मैं समझता हूं। पहला तो यह कि जो स्टेट की उसकी अवधारणा है, वो पूरी जो विदेशी नस्ल ने उसको सिखाया है, वही बात वो उगलता है। दूसरे, उसको अपनी दादी की भी याद है कि उस समय किस तरह आपातकाल में इंदिरा गांधी ने जिस तरह स्टेट को सीज कर लिया था और जिस तरह से खुद में समाहित कर लिया था, तो उस समय का जो तत्कालीन विपक्ष था वह कहता था, और उसको लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि उस समय स्टेट का मतलब इंदिरा गांधी था, तानाशाह इंदिरा गांधी। तो उस समय के विपक्ष ने इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की थी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो उसकी विरासत है, दूसरे उसकी जो समझ है, और तीसरे उसके जो सलाहकार और भाषण लिखने वाले हैं वो महामूर्ख हैं। भले ही उन पर ऑक्सब्रिज का ठप्पा लगा हो, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हों या कहीं से पढ़े हों या जैसे भी पढ़े हों, ये जो पूरा ठप्पा है वो ठप्पा बताता है कि वो इतने मूर्ख हैं कि जो राहुल गांधी खुद अभी इंडियन स्टेट का पार्ट, भाई तुम एलओपी हो ना, तो तुम तो इंडियन स्टेट के पार्ट हो, तुम खुद ही के खिलाफ लड़ रहे हो, तो पहले जाके इस्तीफा दो, सांसद ही छोड़ो। और ये बहुत सामान्य सी बात है कि अगर तुम सांसद हो, एलओपी हो, और तुम एक तरफ कहते हो, देखिए ये जो कांग्रेस और मार्क्सवादियों की उलटबांसी है, और इसको थोड़ा सा मैं और विस्तार में ले जाऊंगा कि जैसे ये लोग कभी कभार कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि रामायण महाभारत मिथक, फिर ये रामायण से निकाल लाते हैं शंभू की कथा, महाभारत से निकाल लाते हैं एकलव्य की कथा। एकलव्य के बारे में नहीं बताते हैं कि उसका पिता जरासंध का सेनापति था, या एकलव्य कौरवों की तरफ से लड़ा था और वहां उसका वध हुआ था। अगर कोई सेनापति का पुत्र था तो वो भला किस हैसियत का रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर रामायण महाभारत मिथक तुम्हारी दृष्टि से, तो फिर सारी कथाएं काल्पनिक हैं, सारी कथाएं मिथक हैं। या तो मिथक मानो, या मिथक मानकर तुम उनको अपने इतिहास को जबरदस्ती प्रस्तुत न करो। और ये बात भी मैं बहुत वर्षों से कहता आ रहा हूं, एक बात इसको समझना चाहिए। और दूसरी बात, जो राहुल ने कही है अभी, उसी तरह ये इंडियन स्टेट को खुद से अलग करके रख रहा है।
लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुद उस इंडियन स्टेट का एक पार्ट, क्योंकि ये लोग तो कहते हैं ना कि राहुल जी बहुत महान नेता हैं, वो शैडो कैबिनेट चलानी चाहिए, जैसे ब्रिटेन में होता है, जो पूरा हमारा जो उपनिवेश का इतिहास है, तो वो शैडो कैबिनेट दीजिए, उनको सब कुछ दीजिए। तो भैया या तो तय कर लो कि तुम इंडियन स्टेट के पार्ट हो, या तय कर लो कि तुमको इसको उखाड़ के फेंकना है। तो राहुल गांधी बेसिकली विषधर है, बेसिकली वो भारत के खिलाफ युद्धरत है, लेकिन उसके सलाहकार और उसके भाषण लिखने वाले महामूर्ख हैं। जी ठीक है, ठीक। एक तरफ राहुल गांधी सीधे सीधे तौर पर भारत राष्ट्र से लड़ रहा है, दूसरी तरफ आपने ये कहा कि उसके जो सलाहकार हैं, जो उसके लिए रुक के लिख के देते हैं, जिसको वो पढ़ता है तोते की तरह, वो महामूर्ख हैं। महामूर्ख कम से कम इतने शातिर नहीं हो सकते, ये आगे की बात है। दर्शकों, हम हमेशा समस्या नहीं रखते प्रारब्ध के मंच पर, हमेशा हमारा प्रयास ये होता है कि समस्या सामने आपके रखा और उसके समाधान की तरफ चले। पिछले 21 मिनट से समस्या हमारे तीनों अतिथियों ने अपने अपने एंगल से देखा। अब अगले 2 से 3 मिनट ओपन डिबेट है। मैं चाहूंगा क्रम वही जारी रहे। बाबा रामदास जी शुरुआत करें। सर, एक व्यक्ति जिसने साफ कह दिया कि वो भारत राष्ट्र से युद्धरत है और युद्ध करेगा, वो लड़ रहा है, भारत सरकार को क्या करना चाहिए? क्या सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा व्यक्ति, भारत राष्ट्र का दुश्मन, जो दुर्भाग्य से इस लोकसभा, भारत की संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन चुका है। हम सुना करते थे कि कोई दुश्मन देश का जासूस कहीं जाके और पता नहीं क्या क्या करके आ गया था। यहां साफ दिखाई दे रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन तक बन चुका है। समाधान क्या है, चाहे सरकार की तरफ से, चाहे समाज की तरफ से? सर, ओपन डिबेट है। पुष्कर दा, इसके बाद ब्यालोक जी। सर, आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ महीनों से भारत में डीप स्टेट नामक वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ है। तो एक तो डीप स्टेट ने अपने नाम के सामने एक नया नाम खड़ा किया है, वो है इंडियन स्टेट। और भारत में ही कुछ वर्गों को ये समझाने की कोशिश की है कि इंडियन स्टेट तुम्हारे खिलाफ है या तुम्हारा शोषण कर रहा है, जो भी है। उसमें 2-3 वर्गों का नाम पुष्कर दादा ले चुके हैं। एक दो नाम मैं हमारे यहां भी है, वो उनको भी बहुत कीड़ा काटता है, अलगाववाद का। खालिस्तानी कह रहा हूं मैं, आप मत कहिए, मैं कह रहा हूं खालिस्तानी। अच्छा, तो राहुल गांधी की समस्या ये है कि राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से, कुछ दशकों से चुनाव जीतना इस पार्टी ने बंद कर दिया है, चुनाव नहीं जीत पा रही है। तो एक तो डीप स्टेट ने इनको यह समझाया है कि तुम अनावश्यक, यू आर लूजिंग योर हार्ट, जबकि अभी तुम्हारा वोट बैंक इस देश में इंटैक्ट है। मात्र 3% का स्विंग, 3-4% का स्विंग तुमको वापस सत्ता में ले आएगा। और बहुत सारे राज्यों में तो तुम ऑलमोस्ट सत्ता के एकदम करीब हो, जहां पर भी बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। जिन जिन राज्यों में इलाज सर, पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां तुम बाकायदे लड़ाई में हो, गुजरात है। तो ठीक है, एक तो डीप स्टेट ने इनको ये हौसला दिया है कि तुम घबराओ मत, तुम बिल्कुल सत्ता में हो यार, तुम सत्ता के एकदम करीब हो। मात्र 3-4 वर्ग ही तो ऐसे हैं जिनको उधर से इस पाले में लेके आना है, या वो जो तुम्हारा जो वोट बैंक हुआ करता था, जो तुमसे छिटक गया है, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये वो दुनिया भर का, सर उसको हम लेके आएंगे ना। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? खाली तुम सुपारी तो लो जी। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो समस्या की पहचान पिछले 20-22 मिनट में हम कर चुके हैं। 24वां मिनट चल रहा है। मैंने स्पष्ट तौर से पूछा कि देश का एक दुश्मन खुला घूम रहा है, न सिर्फ खुला घूम रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन बन के बैठा है, सांसद बन के बैठा है। क्या इसका इलाज क्या है, सरकार की तरफ से या समाज की तरफ से? तब ना समाधान हासिल होगा। सरकार जो इलाज करना होगा करेगी। सरकार के पास जो है विकल्प बहुत सीमित हैं। सबसे पहले तो इलाज तो हमारे आपके हाथ में है, इलाज इस उंगली में है। हमेशा से हम कहते हैं लोकतंत्र में उपजी किसी भी समस्या का हल लोकतंत्र से ही निकलेगा। और बिल्कुल, पुष्कर दा, एजुकेट करना पड़ेगा आपको, पूरे देश को।
बीमारी की पहचान हो चुकी। पिछले 24 मिनट 25 मिनट से हम बीमारी की पहचान कर रहे हैं, बड़े विस्तार से कर दिया। इलाज क्या है इस बीमार का? ये देश के दुश्मन का इलाज क्या है? सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, किसी भी, आसमान से आए कहीं से आए, क्या इलाज है? इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि इसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। अब जो है बैकडोर चैनल से नहीं आप कर सकते हैं। जहां तक समाज का प्रश्न है, समाज में चेतना नहीं आई होती तो हमारा बात नहीं कर रहे होते। कल से जब से उसका बयान सामने आया है, सोशल मीडिया से लेके मीडिया में पूरी शाम पूरी रात आपको इसी का ही जिक्र मिलेगा। हर एक से एक विद्वान ने, एक राष्ट्रभक्त ने, या जो न्यूट्रल भी समीक्षक है राजनीति का, उसने इसका भरपूर इसका ऑटोप्सी की है। मेरा मानना यह है कि आपको अपने कई कार्य भारत की सरकार ने वैश्विक परिस्थिति देखते हुए टाला था। उस टालने का समय भी कम आ गया है, हफ्ते भर की और बात है। देखिए, ऐसा है कि ये जो एक अलग से बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरीके से बांग्लादेश में सत्ता उखाड़ी गई थी और आज 6 महीने बाद जिन्होंने सत्ता उखाड़ी उसमें से एक बड़ा वर्ग अपने को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम था कि वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आज की तारीख में यही हाल जनता का भी है, जनता के एक वर्ग का, जिसको कैटर करना राहुल गांधी के लिए आवश्यक है। तो यहां पर सरकार को जो उसके रुके हुए कार्य है उनको सामने ला के, जो उसका एक फिक्स डिपॉजिट है वोट बैंक का, उससे कन्फ्रंट करना पड़ेगा। क्योंकि इसको केवल राहुल गांधी को जेल में बंद करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपके बगल पाकिस्तान में इमरान खान को साल भर से बंद किए हुए है, कुछ हल नहीं निकल रहा है। यहां पर राहुल गांधी से मतलब नहीं है, राहुल गांधी के वोट बैंक से आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। इंडियन स्टेट की मशीनरी को कन्फ्रंट करना पड़ेगा और बिल्कुल निर्मम, निरंकुश तरीके से। हाँ, उसी कीमत हम सरकार झेलेगी, जनता भी झेलेगी, लेकिन फिर वही कहा है, जैसे बाबा योगीनाथ जी ने कहा, आदित्यनाथ जी ने, कि सर्जरी एक बार हो जानी चाहिए। तो इस सर्जरी का ही एक है, मेरी प्रिस्क्रिप्शन में इंडियन स्टेट को सर्जरी की तरफ जाना चाहिए और उस वोट बैंक में ही आरा लगाना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक बात है। सरकार के पास लिमिटेड रास्ते हैं, ये बाबा रामदास जी ने कहा। पुष्कर दा ने बड़ा शानदार सॉल्यूशन दिया कि साहब, सरकार को अपने काम पे जुट जाना चाहिए, अपने वोट बैंक को रिटेन करके उसको मजबूती के साथ कन्फ्रंट करना चाहिए। राहुल गांधी को 4 कोड़े लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। व्यालोक जी, इलाज आपके हिसाब से? एक लाइन में सीधे कहा जाए तो राहुल गांधी को यूजफुल इडियट मानना बंद करे सरकार की तरफ से यही इलाज होना चाहिए। और कृपया उसको जितनी भी उचित संवैधानिक धाराएं हैं, उपबंध हैं, अधिनियम है, उसके तहत बुक करे, उसको जेल में डाले, उसके जितने घोटाले घपले हैं उस पर कार्रवाई करे। 10 साल बीत गए हैं, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। एज सिंपल एज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आपसे व्यालोक जी, मैं 100% सहमत हूं। और प्रधानमंत्री जी से 18वीं लोकसभा के उद्घाटन भाषण में जब उन्होंने बोला और राहुल गांधी को उन्होंने बालक बुद्धि कहा, मैं लगातार प्रधानमंत्री जी से अपने पूरे सम्मान के साथ उनके प्रति मैं असहमत रहता हूं। वह एक शातिर व्यक्ति है, राहुल गांधी एक खतरनाक व्यक्ति है। राहुल गांधी बहुत अच्छे तरीके से जान रहा है कि उसे क्या करना है, कब करना है। इसलिए कृपया बालक बुद्धि और पप्पू जैसी उपमाओं से बचना चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे समाज हो। और दर्शकों, तुम भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, तुम्हारा राजनीतिक क्लेम है। तुम संघ से लड़ो, भारत के राष्ट्र से लड़ोगे तो हम आप जैसे करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि इसका मुंह थूर दें, चाहे हाथ से और चाहे अपनी उंगलियों से ईवीएम के दौरान। आप तीनों ने हमें सुबह के इस पहले वीडियो में समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें बाबा रामदास जी, पुष्कर जी और व्यालोक जी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।